हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं यूजीसी, एनटीए, नेट हिंदी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूपी हायर एजुकेशन, जीआईसी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं आज एक ऐसा कलेक्शन लाया हूँ कि हिंदी के प्रमुख महाकाव्य और उनसे जुड़ी हुई जो तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं उनको एक जगह एकत्रित करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप परीक्षा के पहले रिवीजन यानी कि रैपिड एक्शन मोड में उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये लाभदायक साबित हो सकता है। और एक क्लिक में आप इसको देख सुन सकते हैं और अपनी जो भी तैयारी है उसको और मजबूती से पूरा करके परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो सीधे मैं टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं और एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप इसको नोट्स बना रहे हों तो कापी कलम लेकर तुरंत नोट्स बनाते जाइए। और ध्यान में रखिए कि मैं जो हिंदी के प्रमुख महाकाव्य हैं उन पर जो तथ्यात्मक जानकारियों पर मैं विचार करूंगा, तो आप उनको क्रम से लिखिएगा ताकि आपका नोट्स एक क्रम के अनुसार रहे और आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। हिंदी के जो प्रमुख महाकाव्य हैं उसमें पहला महाकाव्य जिसका मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, आप इस तरीके से बना सकते हैं, महाकाव्य, कवि। ठीक है। महाकाव्यों का विभाजन किस चीज़ में किया गया है, कई बार इससे भी सवाल पूछा जाता है। विभाजन मतलब कि वो सर्ग में है कि कांड में है कि खंड में है कि समय में है कि प्रकाश में है, इससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो। और इसके बाद प्रकाशन जो वर्ष है उससे संबंधित भाषा और विशेष में मैं महाकाव्यों के जो अंदर की तथ्यात्मक जानकारी है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, उसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनमें से भी ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इस पूरे लेक्चर में इम्पैक्ट तरीके से आपको पूरे तथ्यात्मक जो फैक्ट्स हैं वो सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पहला जो रचना है इसको मैं क्रम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि परीक्षा में पूछ देता है कि 4 महाकाव्य दे देगा और बोलेगा कि ये इनका सही क्रम कौन सा सही है रचना काल के दृष्टि से। ठीक है। तो क्रम से ही बताने की कोशिश है। पहला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये आदिकालीन महाकाव्य है। इसके जो कवि हैं वो हैं चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई। और इसका विभाजन हुआ है 69 सर्ग समय में इसका विभाजन है 69 समय, याद कर लीजिए। प्रकाशन वर्ष को लेके आलोचकों में कोई एक मत नहीं है, इसलिए इससे संबंधित जो प्रकाशन वर्ष है वो परीक्षा में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, बल्कि एक दूसरा चीज़ पूछा जाता है, इसकी प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता को लेकर सवाल हो जाते हैं, उसको हम देखेंगे अभी। और भाषा इसकी जो है वो डिंगल है। जब मैं आदिकाल पढ़ा रहा था तो डिंगल के बारे में बातचीत किया था कि जब राजस्थानी और अपभ्रंश दोनों को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है तो वो डिंगल शैली कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, खासतौर से अपभ्रंश को इसमें आप जोड़ सकते हैं। डिंगल शैली में अपभ्रंश मुख्य रूप से है और थोड़ा सा इसमें राजस्थानी का पुट है। उसका कारण है कि जो पृथ्वीराज हैं या फिर चंद बरदाई हैं इनका ज़्यादातर राजस्थान से ही संबंधित रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ा है इसमें। ठीक है। अब हम इसके प्रामाणिकता को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रामाणिकता में इसको कहा जाता है कि प्रामाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास। मैं उन्हीं आलोचकों का नाम बता रहा हूं जो फेमस हैं और जिनसे सवाल पूछा जाता है। श्याम सुंदर दास। अप्रामाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये जाली ग्रंथ है। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। और अर्ध प्रमाणिक में नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इन 3 फेमस आलोचकों के मतों को मैंने बतलाया। कई बार एग्जाम पूछ देगा कि अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अप्रामाणिक किसने माना है या जाली ग्रंथ किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या फिर प्रामाणिक किसने माना है, तो श्याम सुंदर दास। तो ये तो रहा प्रामाणिकता से संबंधित, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ये। और दूसरा इससे संबंधित है कि इसे प्रथम राजनीतिक महाकाव्य भी माना जाता है। प्रथम राजनीतिक महाकाव्य, एक तथ्य ये भी है। और जो अगला तथ्य है इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि
सुख सुखी संवाद इसमें किया गया है, सुख सुखी संवाद। और प्रथम राजनीतिक माना है बच्चन सिंह ने। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जाली ग्रंथ कहा, इसको भी ध्यान में रखिए। और कई बार सवाल आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था। चंद्रबरदाई ने पूरा नहीं किया था, बल्कि उनका पुत्र जल्हड़ ने इसको पूरा किया था। तो इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से जो भी पृथ्वीराज रासो से संबंधित मेन सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन पर मैंने जिक्र कर दिया। एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो इसमें छंद हैं, कुल 68 छंद इसमें पाए जाते हैं। 68 छंदों का उल्लेख भी है, और उनमें छप्पय नामक जो छंद है ये सर्वाधिक पाया जाता है। और इसको कहा जाता है छप्पय का अजायब घर। छप्पय का अजायब घर जो है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इतने इम्पॉर्टेंट तरीके के सवाल पृथ्वीराज रासो से बनते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे महाकाव्य पर विचार करेंगे। इसको अगर आप नोट कर लिए हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो महाकाव्य है उस पर विचार कर लेते हैं जल्दी से। दूसरा महाकाव्य है इसमें पद्मावत। पद्मावत जो कि भक्तिकाल के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें दूसरा मैं लिख देता हूँ। आप लोग इसको क्रम से लिखते जाइएगा ताकि आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा लिखने में जगह कम पड़ जा रही है, तो इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा महाकाव्य है 1540 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक, इसका प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी में। इसको यहाँ से हम बल्कि हटाई देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर पद्मावत। ठीक, इसके जो कवि हैं जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ये विभाजित हुआ है 57 खंड में। एक कई बार सवाल पूछा जाता है, 57 खंडों में विभाजित है। इसकी जो भाषा है वो क्या है, अवधी। और ये भी कहा जाता है कि वो ग्रामीण अवधी है। जिस तरीके से रामचरितमानस में संस्कृत निष्ठ अवधी का प्रयोग किया गया है, उसी तरीके से पद्मावत में अवधी का प्रयोग किया गया, तो वो ग्रामीण अवधी के रूप में है। ठीक है, और विशेष में जो है नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड इसका एक पाठ है, कई बार सवाल पूछा जाता है और लगभग सभी पाठ्यक्रमों में नागमती वियोग खंड पढ़ाया ही जाता है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रतन सेन और पद्मावत और कुछ इसमें पात्र हैं जो कि प्रतीकात्मक रूप में आए हैं, उनका भी नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो पद्मावत है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ज़्यादा उत्प्रेक्षा अलंकार मुख्य रूप से पाया जाता है। दूसरी ये क्या है, मसनवी शैली में लिखा गया है, मसनवी शैली। और अगला है कि ये 12 मासा शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। 12 मासा मतलब कि महीने के आधार पर इसमें वर्णन किया गया, वो भी हिंदू कैलेंडर के महीने हैं उनके आधार पर। ठीक है, कैसे नागमती के चरित्र में बदलाव होता है महीनों के हिसाब से, उसका पूरा जिक्र किया गया है। अगला इसमें है जो इसके लिखने की शैली है वो क्या है, चौपाई और दोहा, इन दोनों को मिक्स करके लिखा गया है। इससे भी कई बार सवाल पूछा जाता है। और इसमें भी है कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 5 संबंधे 1 का इसमें अनुपात है। तो ये हो गया। इसके बाद पद्मावत के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो पहला भाग है, एक तरीके से 2 प्रमुख भाग किए गए हैं। तो जो पहला भाग है ये क्या है, कल्पित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दूसरा भाग जो है वो ऐतिहासिक है। तो कई बार इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग कल्पित है और कौन सा भाग ऐतिहासिक है। तो उम्मीद है कि पद्मावत जो 1540 ईस्वी में लिखा गया था जायसी द्वारा, इसमें कुल 57 खंड हैं। ध्यान रखिए, खंड में ये बटा हुआ है। जबकि जो पृथ्वीराज रासो था वो समय में था, और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। नागमती वियोग खंड इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि नागमती वियोग खंड किस रचना से संबंधित है, तो ये है पद्मावत से। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखने के लिए लिख लिए होंगे। तीसरी जो रचना है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, और उसका जो रचना काल है वो है 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 ईस्वी में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल की एक खास विशेषता है कि वो संवत में भी लिखते हैं। तो आपको 1631 संवत लिखना पड़ेगा। इसके लिए कई बार संवत वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1631 संवत में लिखा गया है, और ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1574 ईस्वी होगा।
और रचना का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास, ठीक, तुलसीदास। और विभाजन किस में किया गया है? विभाजन किया गया है कांडों में, मतलब कि 7 इसके कांड हैं। 7 कांड कौन से हैं? जिनका कि मैंने फार्मूला बनाया हुआ था। बाक लसु मतलब बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड। ध्यान में रखिए कि ये कांड में बचा हुआ। अभी तक जितने भी मैंने महाकाव्य बतलाए सारे अलग अलग में उनका विभाजन हुआ है। कोई समय में हुआ, कोई खंड में हुआ, कोई कांड में हुआ है। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे पूछा गया कि क्या 7 कांड का नाम आप बता सकते हैं, तो मैंने क्रम से बता दिया। और ये भी सवाल पूछा गया कि इसको कांड में ही क्यों विभाजित किया गया है, क्यों नहीं खंड में विभाजित किया गया, क्यों नहीं समय में विभाजित किया गया। तो आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो कांड मतलब घटनाक्रम, जो 7 कांड हैं वो 7 घटनाक्रम पर आधारित हैं, तो इसलिए इन्होंने इसका विभाजन किया हुआ है। ठीक है। इसकी जो भाषा है वो क्या है? अवधी है, लेकिन ये संस्कृत निष्ठ अवधी है। संस्कृत निष्ठ अवधी है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो अयोध्या कांड है वो रामचरितमानस का हृदय स्थल है। ठीक। और परीक्षाओं में सुंदरकांड और उत्तरकांड कई पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सुंदरकांड उत्तरकांड किस रचना से संबंधित है, या फिर रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस पर चर्चा करते हुए लोक मंगल की साधनावस्था का जिक्र इसमें किया गया है। लोक मंगल की साधनावस्था का जिक्र किया गया है आज रामचरितमानस में। ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये माना गया है। अगला इसमें जो पॉइंट्स है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि रामचरितमानस कुल कितने समय में पूरा हुआ था। तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन, मतलब 27 और 26 याद कर लेंगे। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में ये लिखा गया था रामचरितमानस। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी जो शैली है वो लिखी गई है, ये भी चौपाई और दोहा में ही लिखा गया है। चौपाई और दोहा में लिखा गया है, लेकिन पद्मावत में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है और रामचरितमानस में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। इसमें 7 संबंधे 1 का अनुपात है। यही दोनों में खासतौर से अंतर पाया जाता है, जिसको कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रामचरितमानस में शांत रस, श्रृंगार रस, कहीं कहीं वीर रस भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास, इन तीनों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। ठीक है। तो उम्मीद है कि जो भी रामचरितमानस से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं उसको मैंने बताने की कोशिश किया है, और परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इनसे आ सकते हैं। ठीक है। और आए भी हैं कई प्रश्न, तो इनको ध्यान में आप रख लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो रचना है उसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, जो कि सूरसागर है, सूरदास द्वारा लिखी गई है। उसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है। चौथी जो रचना है महाकाव्य वो है सूरसागर। सूरसागर सूरदास। इसमें कुल 12 स्कंद हैं। ठीक। भागवत पर आधारित ये सूरसागर लिखा गया है। इसमें कुल 12 स्कंद हैं। ठीक। इसकी जो भाषा है ये क्या है? ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो सूरसागर है। इसमें विशेष क्या है कि इसमें भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत की चर्चा की गई है, जिसमें कि गोपियों के विरह वर्णन का भी जिक्र किया गया है। गोपियों के विरह वर्णन का इसमें जिक्र हुआ है, जिसमें कि उद्धव दूत के रूप में गोकुल जाते हैं, मथुरा से गोकुल जाते हैं, और वहाँ पर गोपियाँ उनसे तर्क वितर्क करती हैं। मतलब कि उद्धव का कहना है कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, कृष्ण को भूल जाइए, वो तो सगुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। इसको लेकर काफ़ी इसमें विवाद है, जिस पे कि तर्क वितर्क गोपियों ने किया है। तो भ्रमर गीत सार को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 400 पदों को एक जगह संकलित करके भ्रमर गीत सार लिखा हुआ है, जो कि लगभग सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। यहाँ तक कि कंपटीशन की परीक्षाओं में भी के पाठ्यक्रमों में भी इसको शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और भ्रमर गीत सार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपालंब काव्य कहा है। एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए कि उपालंब काव्य को
किसको कहा गया है? तो भ्रमरगीत सार को। कई बार इसको ध्वनि काव्य भी कहा गया है, ठीक है, ध्वनि काव्य के रूप में भ्रमर गीत की गणना की जाती है। तो मुख्य रूप से सूरसागर से इतने तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार उसकी भाषा पूछ ली जाती है, किस स्कंद में बटा हुआ कितने में, वो पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है भ्रमर गीत सार किस महाकाव्य से संबंधित है, या फिर गोपियों का जो वीरा वर्णन है, या फिर उद्धव गोपी संवाद, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए उद्धव गोपी संवाद, मतलब किससे जुड़ा हुआ है, किस महाकाव्य से? तो ये है सूरसागर से, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको नोट्स कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम अगली महाकाव्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि 5वां महाकाव्य होगा। और वो महाकाव्य कौन सा है? अब हम लोग आदिकाल से निकले थे, भक्ति काल में कंप्लीट हुआ। अब बातचीत करेंगे रीतिकाल का जो प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, इसके जो कवि हैं केशवदास, और विभाजन हुआ है 39 प्रकाशों में। 39 प्रकाश हैं इसमें, और इसकी जो रचना हुई थी ये 1601 ईस्वी में हुई थी। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिए। 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका लिखा केशवदास ने, कुल 39 प्रकाश में। और इसकी जो भाषा है ये क्या है? ब्रज भाषा है, ठीक, ब्रज भाषा। अगर विशेष के रूप में देखा जाए तो कहा जाता है कि केशवदास ने रामचरितमानस के विरोध में रामचंद्रिका लिखा है। उसके जवाब में लिखा है कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 महीना 26 दिनों में लिखा था, और इन्होंने एक रात में ही इसको लिखने का दावा किया है। तो किसके विरोध में लिखा गया है? रामचरितमानस के विरोध में। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। रामचरितमानस के विरोध में केशवदास ने लिखा 1601 ईस्वी में, 39 प्रकाशों में है, ब्रज भाषा में है, ठीक है। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं। इसके अलावा इसमें जो संवाद योजना है उसके लिए ये फेमस है, संवाद योजना के लिए, ठीक। और इसमें अंगद संवाद है, अंगद संवाद, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार कि अंगद संवाद का संबंध किस रचना से है? तो रामचंद्रिका से है। तो ये आपके 5वां जो महाकाव्य था उससे संबंधित तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं। खासतौर से आपको ये 39 प्रकाशों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो रामचंद्रिका है वो किस चीज़ में बटा हुआ है? प्रकाश में बटा हुआ है, ठीक। और केशवदास जो रीतिकाल के कवि रहे हैं और ब्रजभाषा में लिखे हैं, और ये सारी चीज़ें। अब हम छठा जो महाकाव्य है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन सा महाकाव्य है। छठा जो महाकाव्य है उसका नाम है प्रिय प्रवास। छठवां महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो कि सन 1914 में लिखा गया है, ध्यान रहे 1914 में लिखा गया प्रिय प्रवास। इसके जो कवि हैं वो हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम हरिऔध का अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ठीक है। हरिऔध से साहित्य में मशहूर हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये कुल कितने सर्गों में है? 17 सर्गों में बटा हुआ है। अब आप देखिए कि सर्ग आने लगा, इसके पहले अलग अलग नाम था, अब यहाँ पर सर्ग आ रहा है। तो प्रिय प्रवास 17 सर्गों में बटा हुआ है। इसकी जो भाषा है ये क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली में पहला जो महाकाव्य लिखा गया वो क्या है? प्रिय प्रवास है, प्रथम महाकाव्य जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। तो ये विशेष में इसको याद कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, लेखक हरिऔध, कुल कितने सर्गों में बटा है? 17 सर्गों में बटा है। इसमें जो कहानी है वो किसकी है? ये राधा और कृष्ण की कहानी है। इसमें राधा कृष्ण के जीवन पर आधारित कहानी है। प्रिय प्रवास का पुराना नाम था व्रजांगना विलाप, ठीक है, व्रजांगना विलाप ये पुराना नाम है, बाद में इसका नाम हो गया प्रिय प्रवास, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और ये कहा जाता है कि जो प्रिय प्रवास है इसमें संस्कृत वृत्त का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, संस्कृत वर्ण वृत्त का प्रयोग किया गया है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि संस्कृत वर्ण वृत्त पर आधारित कौन सी रचना है तो वो है प्रिय प्रवास, ठीक है। 1914 में लिखा गया था और खड़ी बोली में लिखा जाने वाला ये प्रथम महाकाव्य है। तो इससे संबंधित सवाल अगर आएंगे तो आप हल कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और फोटो भी खींच लीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक अच्छा सा नोट्स बन जाए और एक जगह पूरे महाकाव्य इकट्ठे हो जाएं और उनसे संबंधित जितने भी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं वो आप हल कर लें, ठीक है। 7वां जो महाकाव्य है उस पर अगर विचार करें तो 1931 में आया था साकेत। 1931 में
साकेत महाकाव्य, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ठीक। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा और ये कितनी में है, 12 सर्गों में विभाजित है। 12 सर्गों में विभाजित है, जिसमें कि नवम सर्ग जो है, नवम सर्ग लगभग सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको पढ़ाया जाता है और उस सर्ग का नाम है उर्मिला का विरह वर्णन, ठीक है। उर्मिला का विरह वर्णन ये पढ़ाया जाता है, आप ध्यान रखिए, सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और इसकी जो भाषा है वो भी क्या है, खड़ी बोली में है। और जो साकेत है, साकेत का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, अयोध्या। अयोध्या, ठीक। कई बार इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि साकेत का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, अयोध्या। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया, 12 सर्ग में विभाजित है, खड़ी बोली में है। और नवम सर्ग ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि उसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और ये भी है कि साकेत लिखा गया 1931 में कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसको लिखने में करीब 15 से 17 वर्ष लगे थे मैथिली शरण गुप्त को लिखने में। यानी कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इधर 1915 के आसपास में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन कंप्लीट किया 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये राम के जीवन पर आधारित, उसमें खासतौर से उर्मिला के जीवन पर आधारित है। रामायण विषय वस्तु है, लेकिन केंद्र में कौन सी है, उर्मिला है। इसका कारण ये है कि मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आग्रह किया था कि जो इतिहास में या फिर पुराणों में उपेक्षित महिलाएं हैं उन पर कोई रचना होनी चाहिए, ठीक है, उपेक्षित महिलाओं पर। तो उन्होंने उर्मिला पर लिखा, क्योंकि अब तक राम पर, सीता पर बहुत सारी रचनाएं लिखी जा चुकी थी, लेकिन उर्मिला का जो 14 वर्ष का विरह था उसको एक व्यक्ति, ध्यान देने वाली बात है कि उर्मिला पर कोई महिला लेखिका नहीं लिखी, बल्कि एक पुरुष ने उर्मिला के मतलब स्त्री के मन की व्यथा को समझने की कोशिश किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिए इसको। अगला जो महाकाव्य है वो है 8वां महाकाव्य, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी फेमस है। वो महाकाव्य है कामायनी। कामायनी, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। कई किताबों में 1936 दिया रहता है, जो कि गलत है। आप एकदम से ये निश्चित करके याद करिए कि 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ये विभाजन है कुल 15 सर्गों में, 15 सर्गों में विभाजित हुआ है। इसकी जो भाषा है ये भी क्या है, खड़ी बोली हिंदी है, ठीक। इसका विशेष ये है कि 15 सर्गों में तो है, लेकिन ज़्यादातर आपने सुना होगा चिंता सर्ग का, ठीक, श्रद्धा, ईड़ा, इन सर्गों का नाम ज़्यादातर सुना होगा। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और 15 सर्गों का नाम आप अगर याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब तो 15 हैं तो कई बार 4-4 का दे देता है, और ये भी पूछ लेता है कि क्रम से कौन सा सही है। तो इस पर एक अलग से भी लेक्चर तैयार किया जा सकता है। खैर, इतना अभी ध्यान रखिए कि 1935 में प्रकाशित हुआ, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, 15 सर्गों में है, खड़ी बोली में लिखा गया है, और इसमें जो प्रमुख रस है वो शांत रस है, और इसमें जो समरसता का सिद्धांत दिया गया है, समरसता से आनंद तक की बात इसमें की गई है, ठीक। और छंद जो है तांटक छंद का प्रयोग किया गया है। कई बार सवाल पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि तांटक छंद। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसमें मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार नाम से पात्र आता है। और कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कामायनी किसका नाम था, ठीक है, एक बार परीक्षा में आया भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि काम से कामायनी शब्द बना हुआ है, और ये इसकी तथ्यात्मक जानकारियाँ थी, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला जो महाकाव्य है, नवा महाकाव्य, उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा है। नवा महाकाव्य सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कुरुक्षेत्र। नवा जो है 1946 में कुरुक्षेत्र प्रकाशित हुआ, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दिनकर। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं। इसमें से इसका जो 6ठा सर्ग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पाठ्यक्रम में भी लगा रहता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। खड़ी बोली में लिखा गया है, ठीक, कुरुक्षेत्र। तो इतनी तथ्यात्मक जानकारियाँ 1946 में प्रकाशित हुआ, दिनकर द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर।
7 सर्गों में लिखा गया है खड़ी बोली में, और छठा सर्ग इसका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो 10वां है 1964 में लोकायतन। लोकायतन जो महाकाव्य है ये पंत द्वारा लिखा गया है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? लोकायतन के सर्गों का नहीं पता है, लेकिन ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक, खड़ी बोली में लिखा गया है और महात्मा गांधी के जीवन पर है, गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक, तो मोटे तौर पर हमने कुल 10 प्रमुख महाकाव्यों पर विचार किया, उनके प्रकाशन वर्ष से लेकर रचनाकार, भाषा, जो उसमें विशेष चीज़ें हैं उस पर विचार किया, और सर्गों में बटा हुआ है जो विभाजन का स्वरूप है उस पर हमने विचार किया। उम्मीद है कि ये तथ्यात्मक जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और परीक्षा के पहले केवल दोहरा कर आप चले जाएंगे तो बहुत सारा प्रश्न इसमें से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो अपने समय में ट्रिक अपनाया था उस चीज़ को लगा कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बताना चाहिए, उसको मैंने बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा संसाधन की कमी है, लेकिन दृढ़ इच्छा की कमी नहीं है। मैंने पूरा 100% कोशिश किया कि आप तक मेरी बात पहुँचे। आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर को देखकर उस पर क्रम से बनाते जाइए, और भी महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम लगातार आपके साथ, आपकी सेवा में लेकर उपस्थित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।